के माननीय मंत्री श्री हरि प्रसाद शाह जी, खाद्य एवं भूतत्व विभाग के माननीय मंत्री श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के माननीय मंत्री श्री श्याम रजक जी, राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री विद्यानंद विकल जी, उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र पासवान जी, अन्य यहाँ उपस्थित अनुसूचित जाति आयोग के सदस्यगण श्री शिव कुमार मांझी जी, श्रीमती कंचनमाला चौधरी जी, विकास आयुक्त श्री केसी साहा जी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव श्री रवि परमार जी, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के निदेशक श्री प्रभात कुमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, छात्र छात्राएं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, छायाकार बंधुओं, मुझे खुशी हो रही है आज के इस कार्यक्रम में शामिल होकर अनुसूचित जाति जनजाति के तथा पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को आज जो योजना शुरू की जा रही है उससे उसके माध्यम से समय पर अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त करने में सहूलियत हो। जब इसके संबंध में तैयारी हो रही थी तो मेरे पास रवि परमार जी आए थे जो सचिव हैं, तो मेरे मन में शुरू में एक शंका थी कि साहब ये एटीएम कार्ड होगा और हर जगह एटीएम सेंटर नहीं, तो वैसी परिस्थिति में जो हमारे नीचे की कक्षाओं के बच्चे हैं उनको दिक्कत हो सकती है। फिर अभी इसको शुरू किया जा रहा है पोस्ट मैट्रिक से, और धीरे धीरे जब इसका जो व्यावहारिक रूप प्रकट होगा कि आखिर इससे हमारे छात्र छात्राओं को सहूलियत हुई, इससे उनको सुविधा हुई, तो हम फिर इसके आगे अन्य प्रकार की योजनाओं जिसमें हम सीधे नकद राशि उन्हें प्रदान करते हैं। अब बैंकों का भी जो रवैया है, हमको अकाउंट खोल करके और कुछ मामलों में पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोलकर जो राशि हम प्रदान करते हैं छात्र छात्राओं को देना चाहते हैं। और हमने योजना भी शुरू की थी जो मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना थी, मिडिल क्लास की लड़कियों की, उसके लिए हमने शुरू की। और फिर साइकिल की जो योजना शुरू की गई लड़कियों के लिए, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, तो बैंकों के माध्यम से। लेकिन हम लोगों ने उसके क्रियान्वयन में जब उसको हम लागू कर रहे थे तो कठिनाइयां देखी कि बैंक के लोग इनको अकाउंट जल्दी नहीं खोलते, तो फिर जो पैसा हम समय पर देना चाहते हैं वो भुगतान नहीं होता। तो अंत में हम लोगों ने निर्णय लिया कि ये एक तिथि निर्धारित करके पहले से सूचना देकर और किसी न किसी अतिथि को बुलाकर कक्षा में अगर पैसा बांटना है स्कूल में तो एक छोटा मोटा समारोह आयोजित करके सार्वजनिक रूप से उनको पैसा दे दिया। और ये योजना ज्यादा कारगर है। लड़कियों को जब पोशाक की योजना शुरू की गई मिडिल स्कूल में सभी लड़कियों की, तो उसका बहुत लाभ हुआ, लड़कियों की संख्या बढ़ गई। उसी तरह से
9वीं कक्षा में भी लड़कियों की संख्या बढ़ी। पहले लड़कियों की संख्या कम थी, एक तो हाई स्कूल कम है, हमें और हाई स्कूल खोलने हैं, उसकी योजना हम लोगों ने बनाई है। लेकिन जो भी हाई स्कूल आज हैं, तो किसी गांव से, जिस गांव में स्कूल नहीं है, दूसरे गांव में तो उसकी दूरी होती है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर तक। तो लड़कियां तो जा नहीं पाती है इतना लंबा, वो पैदल कैसे जाएं, कोई दूसरा साधन नहीं है, माध्यम नहीं। तो इसी को सामने रखकर, ध्यान में रखकर हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। अब लड़कियों की संख्या बढ़ गई, तो इसमें भी हमने सीधे पैसा दिया, साइकिल खरीद कर नहीं दिया। या मिडिल स्कूल के लड़के लड़कियों को हमने पोशाक सिलवा कर नहीं पोशाक। अगर हम पोशाक सिलवाने लगते और बांटने लगते तो पता नहीं कितने लोग इसमें पैसा बनाने लगते। और पोशाक बनता भी तो बच्चियों के नाप का नहीं बनता। कपड़ा व्यक्तिगत चीज है, सबका नाप अलग है, और कपड़ा सिलाने में भी एक आनंद होता है। हम भी बच्चे थे तो हमको याद है कि जब हम लोगों का कपड़ा सिलवाया जाता था तो जो दर्जी महाशय सीते थे तो स्कूल से लौटते वक्त रोज जाते थे कि मेरा कपड़ा सिलाया है नहीं, तो कहता था कि नहीं कल मिलेगा। तो फिर उस दिन पूरे जोश में जाते थे, मन में खुशी रहती थी कि आज अगर कपड़ा सिल दिया होगा तो पालेगा। तो फिर वो अगले दिन का इंतजार, फिर अगले दिन का इंतजार। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में जो इंतजार था, तो अपने नाप का कपड़ा सिलवाने का अलग आनंद। तो इसलिए हमने तय किया कि नहीं कैश देंगे, पैसा देंगे और वो अपने नाप का सिलवाए। सिर्फ हमने तय कर दिया कि ये किस प्रकार का पोशाक होगा, पोशाक कैसा होना चाहिए, उसका रंग क्या होना चाहिए, और उसके कुछ डिजाइन को हम लोगों ने प्रचारित कर दिया और बच्चियों को पहना कर उस तरह के डिजाइन का विज्ञापन छपा। अब हर जगह पर वो कपड़ा सिलाने लगा, वो दुकानों में कपड़ा पहुंच गया, तो अपनी इच्छा से कपड़ा खरीदते हैं हमारे बच्चे और पहन कर जाते हैं स्कूल। साइकिल के लिए वही हुआ, हम लोगों के यहाँ विचार हुआ कि साहब साइकिल खरीद करके दिया जाए। हमने कहा कि नहीं, और विभाग ने टेंडर भी निकाल दिया कि साहब हमको साइकिल चाहिए, कितने दर पर आप देंगे। तो मेरे सामने लाया, हमने साइकिल योजना मंजूर की थी, लेकिन इस विषय पर कि साइकिल खरीद दिया जाएगा, साइकिल बांटा जाएगा। हमने कहा कि नहीं, साइकिल तो मत दी, वरना न जाने कौन बीच में कमीशन खाने लगे। और जो साइकिल की का ठेका लेगा, जो कंपनी बनाने की, पता चला कि उसी को ही अलग किस्म से बिहार के बच्चों के लिए साइकिल बना देगा, बच्चियों के लिए। अगर सब बिहारी है, कैसा भी साइकिल पर चलते। तो हमने कहा ये नहीं होगा, तो कहा टेंडर निकल गया। हमने कहा टेंडर डिस्चार्ज करें। तो पूछा कितना दे, तो हमने कहा टेंडर में सबसे कम दर किसका आया, कितना आया, तो 1840 रुपया। हमने कहा 2000 रुपया दे दी, कुछ झाड़ फानूस भी लगा दिया ना, उसके आगे बकेट लगाएगा, तो उस तरह का उसमें शोभा उसको बना देगा। तो वही हुआ 2000 रुपया। और अब जब साइकिल का दाम बढ़ गया तो नए वित्तीय वर्ष से 1 अप्रैल से उसको लागू करेंगे, 500 रुपया बढ़ा दिया, 2500 रुपया मिलेगा। तो नगद फायदा हुआ, लड़के लड़कियों की संख्या बढ़ गई। लड़कों के मन में हमने देखा कि थोड़ी मायूसी जैसी। कभी कभी मेरे कान में आवाज आती थी कि अंकल हम लोगों का क्या हो। तो हमने कहा बच्चियों में तो हमने उत्साह ला दिया है, कहीं बच्चे मायूस हो जाए तो ये भी ठीक नहीं। तो फिर हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू। और देखिए इस साल, अब साल तो खत्म हो रहा है, 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। लेकिन इस चालू वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने सोचा था शुरू में 4,90,000 लड़कियों के लिए साइकिल का इंतजाम, और अभी फिर हमको 65,000 और लड़कियों के लिए साइकिल के लिए पैसा स्वीकृत करना पड़ा। यानी आप सोच लीजिए 5,55,000 लड़कियां होंगे
जब हमने 2007 में योजना शुरू की थी तो 1,70,000 लड़कियां थी, अब वो बढ़ करके 5,50,000, 3 गुना से भी ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ी। और लड़के कितने हैं? 6.25 लाख। अब हमको तो लगता नहीं है कि 1 आध साल के बाद अब लड़का से लड़की कम बराबरी पर हो सकता है, लड़कियां पीछे भी छोड़ दे लड़कों। लेकिन अच्छाई है भाई बहन दोनों मिलकर पढ़िए, आगे बढ़िए, बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है। नई पीढ़ी पर ही सब दारोमदार है। शिक्षा पर हम लोगों का ध्यान है, स्वास्थ्य पर ध्यान है। अब 3,40,00,000 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा इस साल, और प्रत्येक साल ये रिपीट होगा। नवजात शिशु से लेकर 14 साल के लड़के लड़कियों का, और लड़कियों के मामले में 18 साल की आयु सबका स्वास्थ्य परीक्षण हो, और उनको हेल्थ कार्ड मिलेगा। जैसे आज आपको इजी पे कार्ड मिल रहा है ना, वैसे हेल्थ कार्ड मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा ब्लड टेस्ट हुआ तो क्या रिपोर्ट है, कोई कमी है, पोषक तत्व की कमी है, पोषण का कोई शिकार है, लड़की को एनीमिया है क्या, कोई और तरह की बीमारी है क्या, तो उसका इलाज भी करवाएंगे। और पता चल जाएगा कि हमारे नई पीढ़ी के बीच में कौन सी बीमारी है, किस कारण से बीमारी है, तब फिर हम उसका उपचार भी कर पाएंगे और उसको दूर भगा भी सकते। तो 3,40,00,000 तो इस साल, अगले साल तो और नए बच्चे आएंगे, नवजात शिशु जुड़ते जाएंगे, और जितने का इस साल करेंगे उनका हर एक साल इसको दोबारा किया जाएगा। ये नहीं कि 1 साल करके छोड़ दें, हर एक साल उनका स्वास्थ्य परीक्षण, ताकि एक एक बच्चे के बारे में ये मालूम हो जाएगा कि इसके स्वास्थ्य की स्थिति सुधर रही है या बिगड़ रही है, इनका इलाज हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि नई पीढ़ी के लोग स्वस्थ रहें और हमारे नई पीढ़ी के लोग शिक्षित बने। और जब सेहत ठीक रहेगी और लोग पढ़ जाएंगे, उनको तालीम मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी, तो फिर बिहार के लड़के लड़कियों को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। प्रकार के नवाचारी काम हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं। अभी हम पिछले साल विश्वास यात्रा पर थे, तो अनेक इस तरह के केंद्रों पर गए, और मुझे देख करके खुशी हुई, उन्होंने खुद कुछ सीख लिया। तो इस तरह से एक एक काम शिक्षा को बढ़ावा देने, और हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लोग, ये तो पूरा बिहार ही पिछड़ा, लेकिन जो भी बिहार में है उसमें सबसे ज्यादा यही लोग, और यही नहीं, इसके अलावे अल्पसंख्यक समाज के लोग भी उसी तरह से पिछड़े। तो हमें इन तबकों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष योजना चलानी। तो कुछ योजना हम केंद्र के साथ मिलकर चलाते हैं, और कुछ योजना हम अपनी चलाते हैं, अकेले राज्य सरकार के बल पर चलाते हैं। अब मैट्रिक क्लास में जो भी लड़का हो या लड़की फर्स्ट डिवीजन से पास करे, तो उसको हम लोग 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देते हैं, ताकि आगे की पढ़ाई जारी रख सके और उसके मन में जोश होगा। हमने शुरू किया ये अल्पसंख्यक समाज से, और देखा कि इसका तो बड़ा अच्छा परिणाम। तो हमने अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के समूहों वर्गों के लिए भी इस योजना को आगे जारी। तो और अब तो लड़कियों के मामले में सब, यानी वो तीनों अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति, जनजाति या अति पिछड़े वर्ग से नहीं, किसी वर्ग के सबको देने जा रहे। तो इस तरह से हम लोगों का आग्रह है कि एक भी बच्चा स्कूल के बाहर। अब अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के लिए अलग से हम लोगों को और काम करना पड़ रहा है, उनके लिए आवासीय विद्यालय। अब एक जमाने से एक छात्रवृत्ति का रेट चला है, हम लोगों ने जैसा बताया श्री रवि परमार जी ने लगभग 3 गुना कर दिया। बाकी आवासीय विद्यालय में भी हर प्रकार का जो स्टाइपेंड मिलता था, जो भी उनको मिलता पैसा मिलता था, उसमें हम लोगों ने बढ़ोतरी कर दी है। आगे हम देखेंगे, इससे काम नहीं चलेगा और आगे बढ़ावेंगे। लेकिन हम लोगों की कोशिश ये है कि जो बच्चा स्कूल जाए वो अपनी पढ़ाई पूरी करे,
ऐसा न हो कि बीच में भी गरीबी या किसी अन्य कारण से वो स्कूल से बाहर निकल जाए। ये हम लोगों की योजना है और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा। और अनुसूचित जाति में भी जो हाशिए पर समूह है उसकी हम लोगों ने जब महादलित के रूप में पहचान की तो मेरी आलोचना बहुत हुई। कहा साहब दलितों में फूट डाल रहे। हमने कहा दलितों में फूट कहां डाल रहे? पिछड़े वर्ग में जो ज्यादा पिछड़ा अति पिछड़ा उसके लिए हम अगर विशेष काम कर रहे हैं तो अनुसूचित जाति में अगर कोई ज्यादा पिछड़ा है महादलित के रूप में उसको चिन्हित करके उसके लिए कुछ और थोड़ा हम करेंगे ताकि वो सबके बराबर हो जाए और एक साथ मिलकर के आगे बढ़े। तो हमें बांटना नहीं था, ये अनुसूचित जाति को मजबूत करना। सब पढ़ेंगे और देखिए आज के जमाने में अब तो लाठी की दुनिया नहीं है ना, अब लाठी की दुनिया नहीं है, अब तो कलम की दुनिया है। तो जब तक कोई पढ़ेगा नहीं तब तक वो तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित जाति में भी कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए। अभी जो हमारे स्कूल के बाहर जो बच्चे रह रहे हैं 12.5% बच्चे हमारे स्कूलों के बाहर रह गए थे। जब हम 2005 में सरकार में आए हम लोगों ने काम करना शुरू किया। अब वो संख्या घटकर हो गई 3.5%। लेकिन इसमें भी जो बच्चे स्कूल के बाहर रह जाते हैं उसका हम लोगों ने जब अध्ययन करवाया तो ये देखा कि इसमें से अधिकांशतः या तो महादलित परिवारों के हैं या अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज। तो आखिरकार क्यों है, क्या हम उनको स्कूल के बाहर छोड़ दें? उनके लिए तो हमें विशेष योजना चलानी पड़ेगी ना, क्योंकि वो सबसे कठिन काम। अगर 3-3.5% अब स्कूल के बाहर है तो उनको स्कूल में ले जाना सबसे कठिन काम। और हमने किसको लगा दिया? पुलिस तक को लगा दिया। पुलिस वालों को टास्क दिया कि भाई शहर में गांव में देखिए जो बच्चा स्कूल नहीं जाता हो, खेलते कूदते रहता हो तो उसके माँ बाप को बतला करके उसको स्कूल में पहुंचाइए। ये काम हमने 2006 से शुरू किया। आज पुलिस वाले कर रहे हैं और हर साल हमको रिपोर्ट आती है कि इस जिले में इस थाने में इतने बच्चे को स्कूल पहुंचाया गया। हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने सब तरह से कोशिश की। इसके बाद भी अगर बच्चा स्कूल के बाहर है तो उसको स्कूल में ले जाने के लिए तो हमें विशेष काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक बच्चों को स्कूल में पहुंचाने के लिए कोई विशेष योजना बनाते हैं तो ये कोई हम कोई कृपा तो कर नहीं रहे। हम तो अपना ड्यूटी निभा रहे हैं, मेरा धर्म है और सबसे बड़ा धर्म है राजधर्म। हम उस राजधर्म को निभा रहे हैं। आखिरकार हम सरकार में क्यों हैं? जब हम शपथ लेते हैं कि समाज के सभी वर्गों के हित का ख्याल रखेंगे और बिना राग द्वेष के काम करेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे, तो हमको तो देखना पड़ेगा कि कौन पिछड़ गया। तो जो पिछड़ गया है उसके लिए हमें विशेष योजना बनानी पड़ेगी। चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हों, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, महादलित हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, जो भी दिखाई पड़ेंगे कि ये पिछड़ गए हैं तो उनके तो हमें विशेष योजना बनानी पड़ेगी। वो ऐसा ही पिछड़ा हुआ तबका महादलित था, उसके लिए किसी का हिस्सा काट करके नहीं बल्कि उसके लिए अलग धन का इंतजाम करके हमने कुछ किया। तो वो उस समाज को मजबूत करने के लिए, पूरे बिहार को मजबूत करने के लिए, और यही हमारी नीति है। इसी को कहते हैं न्याय के साथ विकास। हम सिर्फ विकास नहीं बोलते, हम न्याय के साथ विकास बोलते। और बहुत लोग विकास की परिभाषा देते हैं कि साहब आपका जीडीपी बढ़ गया, सकल घरेलू उत्पाद, तो वही विकास का पैमाना। वो भी एक विकास का पैमाना है ओवरऑल, जिसको कहिए कि ऊपरी मोटे तौर पर। लेकिन सबसे बड़ा विकास का पैमाना क्या है? जब मानव विकास होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट। जब लोग पढ़ लेंगे, जब स्वस्थ रहेंगे, हर के किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, सबका कल्याण होगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, पुरुष और स्त्री में कोई भेदभाव नहीं, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव सामाजिक नहीं होगा, तभी तो विकास हुआ। अब मान लीजिए विकास हुआ, कुछ कारखाने भी लग गए, हमारा जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ गया, लेकिन
बिना खाए सोने वालों की संख्या नहीं घट रही। भूखे सोने वाले लोग हमारे यहां हो तो कैसा विकास? इसलिए हमारी सरकार की नीति है न्याय के साथ विकास, ग्रोथ विथ जस्टिस, न्याय के साथ विकास। तो ये हम लोगों के सरकार का मूल मंत्र है, यही हमारा आधार है। हम किसी भी काम को इसी कसौटी पर कसते हैं कि इससे कोई समावेशी समाज बना या नहीं बना, कोई तबका छूट तो नहीं रहा, और जो तबका हाशिए पर है वो मुख्य धारा के करीब पहुंच रहा है या नहीं, या मुख्य धारा में पहुंचा या नहीं। हमारे दृष्टिकोण स्पष्ट है और इसी को हम कहते हैं सबको लेकर चलना, चाहे कोई इलाका पिछड़ जाए। अब पटना के आसपास विकास हो जाए और किशनगंज पिछड़ा रह जाए या चंपारण पिछड़ा रह जाए या बांका पिछड़ा रह जाए, तो विकास का क्या है? तो सबका विकास कर रहा है। तो सभी इलाकों का विकास और समाज के सभी वर्गों का विकास, उसी को कहते हैं न्याय के साथ विकास। यही है समावेशी विकास। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें करना पड़ता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। हमें उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देनी पड़ती है, अतिरिक्त कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं। तो हम वही कर रहे हैं। खुद लोग वो अच्छा नहीं लगता है, मेरी आलोचना करते हैं। मैं आलोचनाओं को सुन लेता हूं, लेकिन अपने रास्ते पर चलता हूं। और मुझे तो खुशी होती है जब एक दलित महादलित परिवार की झोपड़ी से निकलकर कोई बच्ची साइकिल चलाते हुए हाई स्कूल जा रही है, तो मेरे मन को संतोष होता है। तो यही काम करेंगे। और अब यही नहीं, हम तो काम करेंगे, एक एक विकास का भी काम करेंगे। कनेक्ट लोगों को संपर्क, अभी सभी गांव सड़क से नहीं जुड़े, हम सब गांव को जो सड़क से जुड़े। गांव का मतलब है कि दलित महादलित और अति पिछड़ा का जो टोला मोहल्ला है, गांव में जो अलग किनारा है, दलित को अलग बसा हुआ है, निकलने का रास्ता है, तो वो भी हम नहीं छोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे धीरे धीरे। और तभी तो हमारा लक्ष्य हुआ। आज के इस अवसर पर जी पे कार्ड की क्या खासियत है उसके बारे में रवि परमार जी बता चुके हैं। उसके बारे में कुछ ज्यादा हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो उत्साहित होइएगा कि एक हमको मिलेगा जी पे कार्ड, देखते हैं पैसा कैसे मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इजी पे कार्ड से पैसा निकलता है, इसका ट्रायल करने के चक्कर में पैसा निकाल करके कुछ बाजार में चकल्लस करने लगे। एक तब इसका इस्तेमाल करना कोई थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी ठीक है। हमेशा बंधे बंधाए में रहेंगे, जो हॉस्टल में खाना वही से खाएंगे, कुछ बाजार में गोलगप्पा भी खाएंगे, आनंद आता है। और सबसे बड़ी चीज है आनंद, उसकी अनुभूति। जाकर के खरीदारी भी करेंगे, हाँ, लेकिन हिसाब से करना चाहिए। हम सब लोग समाज के उस तबके से आए हैं जिसको बहुत संघर्ष करना है, हमको आगे बढ़ना है, बहुत चीजों का लोभ भी हमें नहीं करना है। तो आप आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। बिहार के भविष्य हैं आप, देश के भविष्य हैं आप, और आप पर मुझे बहुत उम्मीद है और मेरा तो यकीन भी है कि जो जागृति आई है, जो उत्साह आया है, उसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और एक सुंदर बिहार का निर्माण हो रहा है, उसका अभ्युदय हो रहा है। और अब बिहारी कहलाना अपमान का विषय नहीं होगा, शान का विषय होगा। और विभाग को, दोनों विभागों को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छी और प्रगतिशील और आधुनिक योजना की शुरुआत की है, जिससे पैसा पहुंचाने में सहूलियत हो। क्योंकि पैसा एक ऐसा चीज है कि वो बड़ा स्लिप करता है, इससे ज्यादा फिसलनदार चीज कोई है ही नहीं, और बीच में कहीं फिसलेगा नहीं। इसका इस प्रकार से आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होगा तो उस बीच में किसी का हाथ नहीं आएगा, वरना पता नहीं किसका हाथ बीच में आ जाए, उसी के हाथ में कुछ दब जाए।